नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। मार्च मंथ स्टार्ट हो गया है और जल्द ही फाइनेंशियल ईयर 24-25 फिनिश होने वाला है एंड 25-26 स्टार्ट होने वाला है। तो मार्च मंथ में कुछ स्पेशल एंड कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ मेरा एक और चैनल है जहाँ पे मैं अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में सिखाती हूँ, तो प्लीज़ उस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश। उस चैनल को आप विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे आप वॉच करके अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप वर्क करते हैं ऑफिस में तो आपका इंग्लिश एटलीस्ट बेसिक होना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को 1 to 1 सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। फैब में जो है बजट 2025 अनाउंस हुआ था बाय द फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। और सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट चेंजेस था कि 12 लाख तक जिनकी इनकम है उनका जो टैक्स है वो ज़ीरो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। तो ये जो एप्लीकेबल होगा, सबसे पहले बता देती हूँ कि एप्लीकेबिलिटी डेट क्या है। तो सबसे पहले एप्लीकेबल ये होने वाला है 1 अप्रैल 2025, यानी कि 25-26 की जो आप ITR रिटर्न फाइल करेंगे न्यू रिजिम के अकॉर्डिंग, उसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। अभी 24-25 चल रहा है, तो 24-25 के लिए तो जो ओल्ड रिजिम है उसके अकॉर्डिंग ही आप करेंगे। और जब आप 25-26 की ITR रिटर्न फाइल करेंगे तो ये 12 लाख तक का आपका ज़ीरो होगा। अब ये कैसे होगा ज़ीरो? सबसे पहले जो स्लैब रेट है वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए, जो न्यू फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए स्लैब रेट जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, वो किया है कि 0 से 4 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आपका टैक्स हो जाएगा नील, यानी कि 4 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स आपको देना नहीं है। 4 to 8 लाख करेंगे अगर आप इनकम तो 5%। और अगर 4 to 8 लाख का 5% आप कैलकुलेट करते हैं तो टैक्स बनता है 20,000। उसके बाद 8 to 12 लाख 10% होता है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे टैक्स तो 40,000 होता है। यानी कि अप टू 12 लाख तक की इनकम पे 60,000 स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपका टैक्स बनता है। अब आप कहेंगे कि अभी आपने कहा था कि 12 लाख तक की इनकम पे हमें टैक्स नहीं देना है, और यहाँ पे तो जो आप टैक्स बता रहे हो वो 60,000 है। तो रुकिए रुकिए, अभी बताती हूँ कि 60,000 कैसे आपका ज़ीरो होगा। 12 लाख तक की इनकम पे हमने 60,000 टैक्स कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे रिबेट आता है, 87A का रिबेट आपको मिलता है, और 87A का जो रिबेट है वो इंक्रीज कर दिया गया है, 60,000 का कर दिया गया है। और आपका जो इनकम बनता है 12 लाख तक 60,000 बनता है, यानी कि 87A का रिबेट लेने के बाद आपका जो टैक्स है वो बनेगा ज़ीरो। तो इसीलिए 12 लाख तक की इनकम पे आपका टैक्स बनता है ज़ीरो। अब यहाँ बात कर लेते हैं, अगर आप मान लीजिए सैलरी पर्सन हैं और आपकी पेंशन इनकम आती है, और जो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपका सैलरी के थ्रू इनकम आता है, पूरे साल में आपका इनकम है 12,75,000, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और पेंशन के थ्रू इनकम होती है आपकी, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अप टू 75,000 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। 75,000 आपकी इनकम है, 12,75,000 जिसमें कि 75,000 आप माइनस करेंगे, आपका बनता है 12 लाख। और 12 लाख के ऊपर आप जब स्लैब रेट टैक्स रेट के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे तो वो टैक्स बनेगा ज़ीरो। यानी कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, 12,75,000 अर्न करते हैं, तब भी आपका जो है टैक्स ज़ीरो बनेगा। अब उसके बाद मान लीजिए कि 12 लाख के बाद अगर आपकी इनकम होती है तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने मार्जिनल टैक्स रिलीफ दिया हुआ है, उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपकी इनकम 12,75,000 तक आप ले सकते हैं मार्जिनल टैक्स रिलीफ। मार्जिनल टैक्स रिलीफ कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अभी हमने 12 लाख तक जो है वो काउंट किया कि 60,000 टैक्स है और रिबेट लेके ज़ीरो बन जाएगा। उसके बाद बचता है आपका 75,000, तो 75,000 आपका फॉल हो जाता है 12 to 16% के स्लैब रेट में, जिसका कि टैक्स रेट है 15%। तो 75,000 का सिर्फ आपको 15% कैलकुलेट करके ही गवर्नमेंट को टैक्स पे कराना है। इसको हम कहते हैं मार्जिनल टैक्स रिलीफ। तो ये सबसे बड़ा अनाउंसमेंट था जिसके थ्रू काफ़ी सारे लोग कवर हो चुके हैं इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी इनकम बिलो 12 लाख होती है। तो काफ़ी सारे लोग इसमें कवर हो गए हैं, काफ़ी सारे लोग को इसका बेनिफिट मिलेगा। बट आपको ITR रिटर्न फाइल करनी होगी।
ऐसा नहीं कि आपका इनकम 12 लाख तक है और आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, नहीं, आपको रिटर्न फाइल करनी है, कंप्लायंसेस करने हैं, बस टैक्स आपका ज़ीरो जाएगा। तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हम डिस्कस करने वाले हैं QRMP स्कीम के बारे में, कंपोजिट स्कीम के बारे में, LUT के बारे में एंड GTS सर्विसेज के बारे में। 24-25 फिनिश होने वाला है, 31 मार्च 25 को फिनिश हो जाएगा एंड न्यू फाइनेंशियल ईयर 25-26 स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर हैं और आप इसको चेंज करना चाहते हैं, कंपोजिट स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं, तो आप कंपोजिट स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं एंड में। और QRMP स्कीम ऑप्ट इन करना चाहते हैं तो ऑप्ट इन ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं। LUT यानी आप एक्सपोर्ट सप्लाई करते हैं तो LUT बॉन्ड जो है आपको गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है 31 मार्च 2025 से पहले पहले आप न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिए LUT बॉन्ड जो है गवर्नमेंट को फॉर्म के थ्रू सबमिट करेंगे। LUT लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होता है जिसमें आप गवर्नमेंट को बताते हैं कि आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो जो है वो फॉर्म आपको अपडेट करना होता है एवरी ईयर। तो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए आप कर लेंगे 31 मार्च तक आपको कर लेना है। उसके बाद GTS सर्विसेज के लिए, तो GTS सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट ने 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, FCM फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एंड RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। GTA के पास ऑप्शंस होते हैं दोनों में से कोई भी एक ऑप्ट कर सकता है। जब GTA FCM ऑप्ट करता है तो GTA खुद उसके ऊपर टैक्स अप्लाई करता है 5% एंड 12%, 5% विदाउट ITC एंड 12% विथ ITC। और अगर आपका GTA RCM ऑप्ट करता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो वो अपने इन्वाइसेस पे टैक्स अप्लाई नहीं करता है, उसका जो रिसिपिएंट है वो उसके बिहार पे टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है। तो अगर कोई GTA है जिसका FCM सर्विसेज चल रहा है और वो RCM को ऑप्ट करना चाहता है, या फिर RCM सर्विसेज चल रहा है FCM को ऑप्ट करना चाहता है, तो 31 मार्च 2025 तक उनको चूज़ करना होता है कि किसको वो ऑप्ट इन और या फिर ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। GST रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ न्यू अपडेशन हुए हैं। अगर आप किसी पर्सन का GST रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं और वहाँ पे आपने आधार ऑथेंटिफिकेशन ऑप्ट नहीं किया हुआ है, तो उस पर्सन को GST सुविधा केंद्र पे जाके अपना फ़ोटो कैप्चर करवाना होगा एंड डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट कराने होंगे। अगर किसी पर्सन का बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन के लिए GST पोर्टल से ही आया हुआ है, GST डिपार्टमेंट से आया हुआ है किसी पर्सन का, तो उस पर्सन को भी GST सुविधा केंद्र पे जाके अपना फ़ोटो कैप्चर कराना होगा एंड सारे डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे उनको सबमिट कराना होगा। किसी पर्सन का ऑलरेडी वेरिफिकेशन हो गया है तो उस पर्सन को सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराने के लिए GST सुविधा केंद्र पे जाना होगा और उनको ARN नंबर जो है मिल जाएगा। तो ये GST रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो चेंज हो गया है। GSTR 1 एंड GSTR 1A के चेंजेस के बारे में, जो कि एप्लीकेबल होने वाला है 1 अप्रैल 2025 से। अब GSTR 1 में आप क्या शो करते हैं, आप अपनी आउटवर्ड सप्लाई को शो करते हैं, चाहे वो B2B हो, चाहे वो B2C हो, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, जो भी डेबिट नोट क्रेडिट नोट, तो वो आप वहाँ पे अपनी आउटवर्ड सप्लाई को GSTR 1 में शो करते हैं। एंड GSTR 1A में आप वहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जो कि इनेबल होता है बिफोर GSTR 3B, यानी कि 20 से पहले पहले GSTR 1A जो है वो अवेलेबल होता है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब GSTR 1 में जो टेबल नंबर 12 में HSN वाइज समरी जाती थी, तो अब HSN वाइज समरी के टेबल को 2 टेबल्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, B2B एंड B2C के लिए। पहले सिर्फ B2B की सप्लाई जो है वो HSN वाइज समरी हम भेजते थे, अब यहाँ पे आप B2C भी HSN वाइज समरी भेजेंगे एंड B2B की भी HSN वाइज समरी भेजेंगे। आपको वहाँ पे ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करना होगा HSN और SSA का, आपको ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये GSTR 1 एंड GSTR 1A से रिलेटेड जो है, GST से रिलेटेड क्या चेंजेस हुए हैं मार्च मंथ में, तो मार्च मंथ में आप अपनी GSTR 1 यानी कि आउटवर्ड सप्लाई शो करते हैं, फैब मंथ की आप शो करते हैं मार्च मंथ में। मान लीजिए कि फैब मंथ में आपका कोई भी सेल नहीं हुआ है और सेल रिटर्न हुआ है, तो अब ऑप्शंस अवेलेबल हैं। GSTR 1 आप जब फाइल करेंगे फैब मंथ की मार्च मंथ में, तो वहाँ पे अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, सिर्फ आपकी सेल्स रिटर्न है यानी कि क्रेडिट नोट है, तो माइनस में आप शो कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख का क्रेडिट नोट रिसीव किया और टैक्स के साथ 1,18,000, तो आपको माइनस में शो करना है 1 लाख एंड माइनस में आप टैक्स की फिगर भी शो कर सकते हैं
निगेटिव फिगर अब आप शो कर सकते हैं GSTR1 की रिटर्न में, और ये ऑटो एडजस्ट GST पोर्टल कर लेगा जब नेक्स्ट मंथ में, यानी कि जब मार्च मंथ की आप रिटर्न फाइल करेंगे अप्रैल मंथ में, तो आपका ऑटो एडजस्ट GST के पोर्टल से हो जाता है। तो ये GST से रिलेटेड मार्च मंथ में चेंजेस हुए हैं, जहाँ पे कि आप निगेटिव फिगर भी शो कर सकते हैं अपने सेल्स रिटर्न की। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में, जो कि काफ़ी पुराना हो गया था, ओल्ड हो गया था, तो अभी जो बजट आया था 2025, उसमें निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया था कि जल्द ही अभी बिल इसको कह रहे हैं इनकम टैक्स बिल 2025, जो कि जल्द ही इनकम टैक्स एक्ट 2025 बनने वाला है। इसको काफ़ी सिंप्लीफाई किया गया है एज़ पर ओल्ड इनकम टैक्स। तो ओल्ड इनकम टैक्स में चैप्टर्स भी ज़्यादा थे, सेक्शंस भी ज़्यादा थे, और काफ़ी सारे ऐसे सेक्शंस थे जिसको यूज़ भी नहीं किया जा रहा है। तो न्यू इनकम टैक्स एक्ट में काफ़ी सारी चीज़ें सिंप्लीफाई की गई हैं। सबसे पहले लैंग्वेज को सिंप्लीफाई किया गया है, बहुत सारे टेबल्स ऐड किए गए हैं, टेबल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है TDS वगैरह TCS को, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है, और सेक्शंस भी बहुत कम किए गए हैं, चैप्टर भी कम किए गए हैं, वर्ड्स भी रिड्यूस किए गए हैं। तो बेसिकली जो हमारा न्यू इनकम टैक्स एक्ट बनने वाला है 2025, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं, और जैसे ही वो पास होगा हमें देखने को मिलेगा। अगर आप जो इनकम टैक्स बिल है उसको अगर आप रीड करना चाहते हैं तो इनकम टैक्स के पोर्टल पे आप जाएंगे, incometax.gov.in पे आप जाएंगे, तो वहाँ पे आपको बिल 2025 मिल जाएगा। आप उसको वहाँ पे रीड कर सकते हैं डिटेल में, अगर आप रीड करना चाहते हैं तो वहाँ पे वो अवेलेबल हो चुका है। लेते हैं ई-वे बिल से रिलेटेड, अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी मैंडेटरी हो गया है ई-वे बिल जनरेट करना मार्च मंथ से। अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हैं, आपके पास GST नंबर नहीं है, तो आप पहले कहते थे कि हम तो अनरजिस्टर्ड पर्सन हैं, हमारे पास GST नंबर नहीं है, लॉगिन ID पासवर्ड नहीं है, तो हम कैसे अपना ई-वे बिल जनरेट करेंगे। तो अब आपको भी ई-वे बिल जनरेट करना होगा अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हैं। ई-वे बिल के पोर्टल पे आपको अवेलेबल हो गया है वो ऑप्शन, कैसे आपको लॉगिन ID बनानी है। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप उसको जाके वॉच कर सकते हैं कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर कैसे आप ई-वे बिल जनरेट करेंगे। वो आप मेरे वीडियो को सर्च करके वॉच कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। ई-वे बिल के पोर्टल पे आप लॉगिन करेंगे, रजिस्ट्रेशन ऑप्शन के अंडर में आपको न्यू अनरजिस्टर्ड ऑप्शन शो होगा, वहाँ पे क्लिक करके सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी है, और आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हैं तो अब आप भी ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी अगर आपके पास एक या फिर एक से ज़्यादा है, तो पहले एक प्रॉपर्टी को ही सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी माना जाता था। अब बजट में इसको क्लियर कर दिया गया है कि आपके पास दो या दो से ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो भी उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, उनके पास अगर दो से ज़्यादा प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी में तो वो खुद रहते हैं, यानी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है, और कुछ प्रॉपर्टी वो ऐसे खरीद के रखते हैं जहाँ पे कि वो घूमने जाते हैं, तो कुछ दिन वो खुद ही वहाँ पे रहते हैं, तो अल्टीमेटली वो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाता है। इसीलिए पहले ये सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं माना जाता था, बट अब ये अगर दो दो प्रॉपर्टी है फिर दो से ज़्यादा प्रॉपर्टी है तब भी उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी माना जाएगा। अब तो कर लेते हैं, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आप जो इंटरेस्ट अर्न करते हैं उसके ऊपर बैंक आपसे TDS डिडक्ट करता है अंडर सेक्शन 194A। अब इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो इंक्रीज़ कर दी गई है। 40,000 पहले था इसका लिमिट, अब इसको 50,000 कर दिया गया है अदर देन सीनियर सिटीज़न के लिए। और अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो पहले इसकी लिमिट थी 50,000, अब इसको इंक्रीज़ कर दिया गया है 1 लाख रुपीज़। तो अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं और आपकी FD के थ्रू इनकम अर्न होती है, FD के थ्रू इंटरेस्ट आप अर्न करते हैं 1 लाख रुपीज़ तक, तो वहाँ पे भी आपका TDS बैंक डिडक्ट नहीं करेगा। डिस्कस कर लेते हैं TCS ऑन सेल। तो TCS ऑन सेल जो है उसको रिमूव कर दिया गया है। बजट 2025 में अनाउंस किया गया था कि TCS ऑन सेल जो है 0.1% पहले डिडक्ट किया जाता था, जिस अगर आप सेल करते हैं किसी पार्टी को मोर देन 50 लाख, तो वहाँ पे 50 लाख से ज़्यादा जो भी अमाउंट थी उसके ऊपर 0.1% के अकॉर्डिंग TCS कलेक्ट किया जाता था। अब ये क्या होता था, इस पर क्लैशेस होते थे। आपने सेल किया है तो आपके ऊपर TCS ऑन सेल एप्लीकेबल हो जाएगा। जिन्होंने परचेस किया है तो परचेस के ऊपर TDS डिडक्ट होता था 194Q सेक्शन में 0.1% के अकॉर्डिंग। तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होती थी सेलर से भी और बायर से भी कि किसको TCS कलेक्ट करना है, किसको TDS कलेक्ट करना है। तो अननेसेसरी यहाँ पे दो सेक्शन एप्लीकेबल थे एक ही सर्विसेज के ऊपर, इसीलिए यहाँ पे TCS ऑन सेल को रिमूव कर दिया गया है। अब इसके ऊपर सिर्फ जो परचेस है, परचेस ऑन
194 क्यू सेक्शन के अंडर में ही अब TDS जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपका टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड कर गया है, तो तैयार हो जाइए। आपको न्यू फाइनेंशियल ईयर में 25-26 में ई इनवाइस जनरेट करने की मैंडेटरी हो जाएगी, क्योंकि ई इनवाइस जनरेट करना मैंडेटरी उस पर्सन के लिए होता है जिसका प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड कर गया है। तो अगर आपका टर्नओवर 24-25 में 5 करोड़ से ज़्यादा इंक्रीज हो गया है तो आपको न्यू फाइनेंशियल ईयर से ई इनवाइस जनरेट करना मैंडेटरी हो जाएगा। सेक्शन 128A एमएनएसटी स्कीम अवेलेबल हो गया है पोर्टल पे। अब आपको अपना जो टैक्स है वो पे कर देना है 31 मार्च 2024 तक, और आप एमएनएसटी का जो है बेनिफिट ले सकते हैं।